शुभदा चौधरी, संस्थापक मिडिल ईस्ट, हमारे साथ जुड़ी हुई है, उनसे भी बातचीत करेंगे। आप दोनों का बहुत स्वागत है इस चर्चा में। सबसे पहले मैं आऊंगी आपके पास, कर्नल दिनेश शर्मा सर। जिस तरीके से देखिए दोनों ही देशों की अगर हम बात करते हैं, एक बमबारी करता है, दूसरा उसका पलटवार भी करता हुआ नजर आ रहा है। क्या किसी भी तरीके से लग रहा है कि दोनों ही देशों के बीच में शांति व्यवस्था बन पाएगी या फिर ऐसे ही लंबा खिंचता जाएगा ये युद्ध? जिस प्रकार की पॉलिसीज अभी इस समय जो है अमेरिका अपना रहा या नाटो कंट्रीज अपना रहे हैं, उससे तो लगता नहीं है कि निकट भविष्य में किसी प्रकार की शांति की कोई उम्मीद है। अब इसको और भड़काने वाली चीजें जो हैं, यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि रशिया एक पेपर टाइगर है। अगर वो पेपर टाइगर है तो फिर अभी तक पिछले 3 सालों से जो है पूरा यूरोप, नाटो फोर्सेस और अमेरिका जो है सपोर्ट कर रहा है यूक्रेन को। अभी तक यूक्रेन जो है इस युद्ध को जीत नहीं पाया। रशिया का ये मानना है कि उनकी जो अर्थव्यवस्था है और उनकी जो सैनिक रणनीति है वो अपने ढंग से ठीक कर रही है और वो इसको सिस्टमेटिक ढंग से जो है हमला कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो है इस जंग के बढ़ने के चांसेस लगते हैं कि अगर जिस प्रकार से खबरें आ रही हैं कि अमेरिका जो है यूक्रेन को अमेरिका द्वारा सप्लाई की हो जो मिसाइल सिस्टम है टॉम हॉक, जिसकी की दूरी तकरीबन 800 किलोमीटर तक चली जाती है, अगर यूक्रेन वो वेपन सिस्टम को इस्तेमाल करता है और रशिया द्वारा निर्धारित जो रेड लाइन है, चाहे उनके मॉस्को हैं या बाकी जो इम्पोर्टेंट सिटीज हैं, उनके ऊपर हमला होता है, तो उस समय जो है हो सकता है कि रशिया जो है बाकी जो यूरोप के देश हैं उनको भी टारगेट कर सके। रशिया ने अभी तक जो है पिछले 3 सालों से जो है आप अच्छी तरह से, जब पूरा वर्ल्ड अच्छी तरह से समझ सकता है कि पिछले 3 सालों से रशिया वर्सेस नाटो एंड अमेरिका जो है वो उसको जो है परोक्ष रूप से जो है यूक्रेन की मदद कर रहे हैं, लेकिन यूक्रेन को जो है किसी प्रकार की जो है सफलता नहीं मिली है। जी हाँ, टाइम टू टाइम जो है यूक्रेन भी हमले करता है, कुछ नुकसान जो है रशिया को भी हुआ है, लेकिन आज की तारीख के अंदर रशिया का पलड़ा भारी है और वो किसी भी हालत के अंदर जो है अपने मिलिट्री एम को जो है वो नहीं छोड़ेगा। बेसिकली क्या है, रशिया की जो है तीन एक शर्तें हैं। पहली शर्त ये है कि यूक्रेन को जो है नाटो में ज्वाइन नहीं करना है। दूसरा जो है जितना उसने 20% एरिया जो उसने जीता हुआ वो वापस नहीं करेगा, और भविष्य के अंदर जो है यूक्रेन जो है अपनी मिलिट्री फोर्सेस को जो है वो रिड्यूस करेगा। ये तीन एक सिंपल सी शर्तें हैं। इन्हीं शर्तों को जो है बार बार जो है अमेरिका जो है वो इन शर्तों को जो है उलझा रहा है। अगर अमेरिका वाकई में सीरियस होता और वो इस प्रकार इस लड़ाई को रोकना चाहता है, जो कि उसने 15 अगस्त को अलास्का में प्रेसिडेंट पुतिन के साथ मीटिंग की थी, और उसके बाद जो है किसी प्रकार की उनकी तरफ से अमेरिका की तरफ से किसी प्रकार का कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया, रादर देन कि प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट जो है वो अमेरिका टाइम टू टाइम जो है वो इशू कर रहा। अगर ये कहता है कि रशिया जो है एक वीक कंट्री है या एक पेपर टाइगर है, तो फिर किस लिए जो है यूएस प्रेसिडेंट जो है नाटो फोर्सेस कंट्रीज को कहता है कि आप अपनी जीडीपी का 5% जो है वो अपने सैन्य साधनों के ऊपर इस्तेमाल करें। अब जो है नाटो को और यूरोप को जो है अपनी सुरक्षा का ध्यान खुद रखना पड़ेगा। तो ये इनडायरेक्टली जो है एक पूरे विश्व को एक प्रकार का इंडिकेशन है कि रशिया जो है आज की तारीख में भी वीक नहीं हुआ है, वो अभी भी मिलिटरीली जो है वो बहुत स्ट्रांग है, और उसकी जो विल पावर है, ये मैं एक सैनिक होने के नाते मेरा ये मानना है कि वो जब तक अपने मिलिट्री एम अचीव नहीं कर लेता है तब तक वो इस जंग को किसी भी हालत में नहीं रोकेगा। हाँ, अगर वाकई में ही जो वर्ल्ड के लीडर्स हैं, चाहे यूरोप है चाहे अमेरिका है, अगर वो इस जंग को रोकना चाहते हैं तो उनको जो है कुछ ना कुछ जो है अपनी तरफ से किसी प्रकार का पॉजिटिव रिस्पांस देना पड़ेगा, बनस्पत इसके कि आप जो है यूक्रेन को आप प्लान कर रहे हैं कि वो अपनी जो मिसाइल सिस्टम जो अभी तक जो है यूक्रेन को इजाजत नहीं थी कि उन मिसाइल सिस्टम को रशिया के अगेंस्ट या रशिया के बॉर्डर क्रॉस करने के बाद उनको इस्तेमाल किया जाए। अब ये सुनने में आ रहा है कि अमेरिका जो है वो यूक्रेन को टॉम हॉक जैसी मिसाइल्स को इस्तेमाल करने की परमिशन दे सकता है। लेकिन अगर वो परमिशन देता है और यूक्रेन ने
रशिया के जो है मेनलैंड के अंदर जो इम्पोर्टेंट सिटीज के ऊपर हमला करता है, तो ये युद्ध की स्थिति जो है और बिगड़ सकती है, और हो सकता है कि रशिया जो है जितने भी यूक्रेन के सपोर्टिंग कंट्री है, जहाँ बाकी कंट्री हैं जो उसको मदद करते हैं, उनको भी ये टारगेट करे। और उस हालत के अंदर हम इमेजिन कर सकते हैं कि ये युद्ध की स्थिति क्या होगी। और दूसरा, ये जो अभी आपने अपने न्यूज ब्रीफ के अंदर बताया था कि नाटो कंट्रीज की और बाकी यूरोप के कंट्रीज की जो बैठक हुई है, जिसमें विचार किया जा रहा है कि आर्टिकल 5 को इस्तेमाल किया जाए या ना किया जाए, तो मेरा ये मानना है कि आर्टिकल 5 को अगर ये इस्तेमाल करना चाहते तो ये उस दिन ही कर लेते, जबकि इनका एक नाटो का एक कंट्री ठीक है। पोलैंड के ऊपर 8 जो है ड्रोन ठीक है, ये अटैक सर मैं हुए आपसे थे। समझूंगी कि अगर आर्टिकल 5 लागू करने की बात हो रही है और अगर लागू हो जाता है तो आखिर उसका कैसा असर होगा। मैं आपके पास लौटूंगी, मैं आपके पास आऊंगी डॉक्टर शुभदा चौधरी जी। जो अभी इस वक्त हालात बने हुए हैं यूरोप के रूस और यूक्रेन के बीच में, और इसी बीच जो मीटिंग चल रही है यूरोपीय देशों के बीच में, किस तरीके से आप देख रहे हैं इस मीटिंग का आखिर क्या उद्देश्य हो सकता है? सबसे पहले पुनीता जी, मुझे बुलाने के लिए शुक्रिया। जी। अब हमें ये समझना है कि ये सिर्फ रशिया और या यूक्रेन के बीच में युद्ध नहीं है। जी। ये यूएस, वेस्टर्न यूरोप, यूक्रेन और इस साइड यूरेशियन अलायंस यानी कि रशिया, ईरान और चाइना, इनके बीच में युद्ध है। पहली बात तो ये 1.2 ट्रिलियन डॉलर का कॉस्ट इस युद्ध में 3-3.5 सालों में हो चुका है। 8 लाख से ज्यादा जो रशियन सैनिक हैं, वहां के रहने वाले लोग हैं, वो वहां से जा चुके हैं। यूक्रेन की भी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। लेकिन हमें ये समझना होगा कि डोनेट्स्क और लुहांस्क, जहां पे रशिया ने वेस्टर्न भाषा की तरफ से इन्वेजन किया, वो क्यों किया? क्योंकि जो यूक्रेनियन सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, वहां पे रहने वाले लोगों के जो रशियन एथनिक हैं, उनके साथ एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग, टॉर्चर, मॉकअप एग्जीक्यूशन, बहुत सारी चीजें करते थे। उनको रशियन भाषा बोलना भी इलीगल हो गया था। उनका ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बहुत ज्यादा बढ़ गया था। तो रशिया ने ये एक एक्ट किया। अब आप देखिए कि रशिया के ऊपर 30,000-40,000 से ज्यादा सैंक्शन लगा दिए हैं जी। लेकिन 3.5 साल में उनकी इकोनॉमी एक्चुअली में और ज्यादा बढ़ चुकी है। उसका नुकसान नहीं हुआ है। अब अगर हम जेलेंस्की की बात करते हैं, जेलेंस्की जो है पंडोरा पेपर्स में और बहुत सारे और इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स में ये बताया गया है कि जेलेंस्की, जिनका जूइश हेरिटेज है, वो यूएई में, लंदन में, यूएस में बहुत सारी प्रॉपर्टीज लेके बैठे हैं। उनका जो इनर सर्कल है वो यूएई के काफी सारे शेल कंपनीज में इन्वॉल्व है। 1.2 बिलियन तक का ऑफशोर अकाउंट जेलेंस्की के नाम पे है। जेलेंस्की जो है इजराइल के साथ भी काफी जुड़े हुए हैं। इनफैक्ट यूक्रेन को ग्रेटर इजराइल बनाना चाहते हैं। अब मुद्दा यह है कि अमेरिका इसमें, ट्रंप स्पेसिफिकली क्या चाहते हैं। अलास्का में उनकी मीटिंग हुई तो देखिए 1987 से ट्रंप रेगुलरली रशिया जाते थे, सोवियत यूनियन, उसके बाद रशिया, और वो काफी एंटी नेटो और काफी प्रो रशिया व्यूज बोलते थे। हमेशा से ट्रंप का ये रहा है, वो डबल गेम खेलते हैं। दूसरी चीज है कि यूएस ने $67 बिलियन अभी तक 2022 से लेके अभी तक इन्वेस्ट किए हैं इस पर्टिकुलर वॉर में, जिसमें वेपन सिस्टम है, इंटेलिजेंस शेयरिंग है, नेटो का रिस्पॉन्स है। यूएस नहीं चाहता है कि ये युद्ध रुके, क्योंकि उनकी जो वॉर इकोनॉमी है ये इससे काफी पैसा कमा रही है। ऊपर से यूएस गवर्नमेंट का शटडाउन हुआ है, आज चौथा दिन है। उनको एक डिस्ट्रैक्शन चाहिए ताकि अमेरिकन अपनी डोमेस्टिक ग्रीवियंसेस को भूल के रशिया, यूक्रेन या फिर इजराइल, गाजा की तरफ ध्यान दें। ट्रंप ये फिलर की तरह यूज करना चाहते हैं। ट्रंप का जो भी जिस तरीके का जो रेटरिक है वो इंडिया के खिलाफ भी आप देख लें, वो डराने धमकाने का और सैंक्शंस की धमकी देने का, टैरिफ्स की धमकी देने का, जिसके कारण ट्रंप खुद बहुत आइसोलेटेड है। नेटो के साथ उनकी बहुत अच्छी गरिमा वाली पट्टी नहीं है। नेटो के लीडर्स भी ट्रंप को
और क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ है कि वो नेटो के लीडर से मिले हैं और फिर आधे घंटे में फिर वो वहां से हट गए हैं, तो उनको नेटो लीडर्स पे बहुत ज्यादा विश्वास नहीं है। और आपस में नेटो, अगर आर्टिकल 5 की हम बात करते हैं या फिर किसी भी पर्टिकुलर चीज की बात करते हैं, तो यूरोप का आप मानिएगा नहीं, अभी सर्दी शुरू होने वाली है, वेस्टर्न यूरोप के लोग इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, डोमेस्टिक ग्रीवियंसेस से इतने ज्यादा विचलित हैं, लोगों के पास गैस इलेक्ट्रिसिटी बिल जो बहुत हाई रेट्स में आ रहा है, उसको पे करने के पैसे नहीं हैं।